अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम समर 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बीएफडी के पास पेपर्स का है उसको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन के एरिया से डील करता है। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर और पूरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो लेबल आउट कर कर और फिर उससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर पर आता हूँ, क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एपी इज अ लिस्टेड कंपनी लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस। द कंपनी currently grows two types of crops, kharif crops such as cotton and rice which are sown in May and harvested in October, and rabi crops such as wheat and mustard which are sown in November and harvested in April. The crops are sold to customers located in Pakistan. इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम पहले पैराग्राफ से रेलेवेंट है, बाकी इंफॉर्मेशन की एज सच हमें कोई नीड नहीं है। There have been some recent changes at board level and consequently a new strategic plan has been agreed. The plan is to expand the business and increase the production of wheat and cotton. Both products have a high global demand and a new plan would enable the company to enter the export market. To accelerate the expansion, the company will prefer to acquire an existing company, ideally one that already grows at least one of these crops. सेकेंड वाले पैराग्राफ से भी सिर्फ और सिर्फ ये बात रेलेवेंट है कि एक हमारी जो कंपनी है जिसको हम शॉर्ट में एपी कह रहे हैं वो एक और कंपनी को एक्वायर करने जाएगी। Our target company Ardha Limited has been identified. Ardha currently farms wheat and so is seen as an ideal company to acquire. There have been some preliminary discussion between the two companies, and Ardha has shared its cash flow forecast for the year ending 31st of May 2024. The forecast shows a pre-tax operating cash flows of rupees 4,500. पहले पैराग्राफ में हमें एक्वायरर का नाम मिल गया, दूसरे पैराग्राफ में हमें पता चल गया कि एक्विजिशन होगी, तीसरे पैराग्राफ में हमें टारगेट का नाम मिल गया और हमें यह पता चल गया कि टारगेट के 31 में 2024 वाले फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है आने वाले साल के जो कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे वो 4,500 होंगे। तो ये जो आपकी पहली इंफॉर्मेशन है ना, मैंने भी इसको अपने पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया हुआ है। प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रुपीज इन मिलियन ऑफ टारगेट फॉर फर्स्ट ईयर रुपीज 4,500 मिलियन। ठीक है जी। Ardha is not operating at full capacity and AP plans to introduce cotton crops to maximize the productivity of their farms that will be phased in over the first 5 years after acquisition. Consequently, after the year ending 31st May 2024, AP expects forecast pre-tax operating cash flows to increase by 700 million per year for the next 4 years. अच्छा देखिए, अगर रिक्वायरमेंट हम पढ़ लेना क्वेश्चन की तो हमें सीधा सीधा फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए इस टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन करनी है। ठीक है जी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करवा दूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ समरी बता रहा हूं कि भाई आपने फ्री कैश फ्लोज मॉडल, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मॉडल यूज़ करना है और आपने अपने टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन करनी है। ये याद रखिएगा कि इस वीडियो से पहले आपको फ्री कैश फ्लोज की आपने वीडियो देखी भी हो, आपको उसका आइडिया हो और आपको डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, परपेचुइटी, एनवीटी का भी आइडिया होना चाहिए, वो यहाँ पर काम आ रहा होगा। बहरहाल अब हम चलते हैं अपने वापस से सवाल पर। तो यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ था कि आने वाले 4 साल तक 700 मिलियन से ये जो फ्री कैश फ्लोज है ना, जो हमने 4,500 आपको बताए थे, ये 700 700 700 700 कर इंक्रीज होते रहेंगे। आफ्टर दिस द प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 2% पर एनम, और उसके बाद वो 2% पर एनम के हिसाब से ग्रो हो रहे होंगे। अब अगर मैं अपने सवाल पर आता हूँ ना, तो देखिए मैंने ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया कि कैश फ्लो 700 मिलियन से ग्रो होते रहेंगे पहले 4 साल और उसके बाद 2% से। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको अपनी वर्किंग शो करता रहता हूँ, ये स्प्रेडशीट की फाइल आपको मिल जाएगी ताकि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कवरेज करें। मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखें 4,500 हमें दिया हुआ था मई जून 2024 की वैल्यू। मई जून 25 की 700 ज्यादा होगी, ठीक है, फिर वापस से 700 ज्यादा होगी, फिर वापस से 700 ज्यादा होगी, फिर वापस से 700 ज्यादा होगी। तो ये सारी वैल्यूज मैंने आपके लिए एज इट इज यहाँ पे लिख दी। और आप देख रहे हैं कि 4,500 को 700 700 700 700 से मैंने 4 बार ग्रो किया है। 5वें साल के बाद जो है वो एक स्पेसिफिक रेट पर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन परपेचुइटी, जिसका कॉन्सेप्ट हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में या दूसरे लेसन में भी हासिल किया हुआ है, हमें पता है। ठीक है जी। तो ये साथ साथ मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। 2% वाली बात को हम होल्ड पर रखते हैं, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा।
द एक्विजिशन विल आल्सो जनरेट सम इनिशियल सेविंग्स, एक्विजिशन से कुछ इनिशियल सेविंग्स भी होंगी। अदर्स हेड ऑफिस विल बी क्लोज एंड सोल्ड जनरेटिंग आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स ऑफ रुपीज 2400 million। यानी कि हम जिसको खरीद रहे हैं उसका ऑफिस हम बंद करेंगे, ऑफिस बंद कर कर हमें 2400 million की वन टाइम गेन, वन टाइम जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अब अगर कोई बेनिफिट वन टाइम होता है तो वो हम अपने बेनिफिट्स में एक ही बार अकाउंट फॉर करते हैं, हम उसको एनुअल हर साल अकाउंट फॉर नहीं करते, या हम उसको हर साल जो है वो अपनी वर्किंग में शामिल नहीं कर रहे होते, बल्कि इसको एज अ वन टाइम बेनिफिट हमें अपनी वर्किंग्स में कंसिडर करना होता है। बहरहाल मैंने क्या किया है मैं आपको इसके लिए भी बता देता हूँ। देखिए हमारे पास वन टाइम पोस्ट टैक्स गेन है 2400 million का। मैं जब ऊपर वाली मेन वर्किंग से डिस्काउंटिंग कर लूंगा ना, तो इस वन टाइम गेन को एक बार मैं शामिल करूंगा, एक बार मैं शामिल करूंगा। तो ये चीज मैंने आपको गो थ्रू करवा दी, कुछ वैल्यूज में गो थ्रू करवा रहा हूँ, कुछ हम एक साथ इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ऑफिस बेस्ड स्टाफ वुड बी मेड रिडंडेंट लीडिंग टू एनुअल प्री टैक्स सेविंग्स ऑफ ₹75 million। ऑफिस का स्टाफ आप निकाल दोगे, उससे आपको प्री टैक्स, टैक्स से पहले वाली जो सेविंग्स होगी वो 75 million होगी। अब देखिए अगर आपके एक्सपेंसेस अभी 75 million ज्यादा है तो आप टैक्स भी उसका कम पे कर रहे हो, यानी कि अगर ये टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है तो टैक्स की लाइबिलिटी कम बनेगी। तो जब आपके एक्सपेंसेस 75 million से कम हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट 75 million का नहीं मिलेगा। ये वही वाली बात है जो आप वर्किंग कैपिटल में, सॉरी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ डेट में पढ़ते हो, कि अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो टैक्स जो है वो भी सेव होगा। इसी तरह से ये 75 million पूरा गेन नहीं है, ये हमारे पास प्री टैक्स गेन लिया हुआ है। तो अगर हम इस पे टैक्स का इम्पैक्ट लेंगे ना तो हमारा गेन थोड़ा सा कम होगा। बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि ये गेन कितने सालों तक मिलेगा, ये गेन कितने सालों तक मिलेगा? सर ये हमेशा तक मिलेगा। ऑफिस बेस्ड स्टाफ विल बी मेड रिडंडेंट लीडिंग टू एनुअल प्री टैक्स कॉस्ट सेविंग्स ऑफ ₹75 million फॉर द फर्स्ट 2 years, फॉर द फर्स्ट 3 years, फॉर 1 year। नहीं, ऐसा नहीं लिखा, यानी कि ये एक परपेचुअल बेनिफिट है। और परपेचुअल बेनिफिट की डिस्काउंटिंग के लिए आर ओवर आई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये बैक ऑफ द माइंड पर रखिएगा। मैंने यहां पर ये भी लिख दिया कि रिडेंडेंसी की वजह से हमें प्रीटेक 75 million की सेविंग होगी और ये फॉर एवर होगी, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए, तो इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी ये मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। These savings are expected to continue indefinitely, आगे से मेंशन भी कर दिया। The after tax cost of redundancy is expected to be 120 million and will be payable immediately। फिर जब आप स्टाफ को निकालते हो तो आप कुछ redundancy cost इनकर करते हो, किसी को आप गोल्डन हैंडशेक देते हो, किसी को आप एक सिग्निफिकेंट 3-4 महीने की सैलरी दे देते हो, बोलते हो कि यार कल से काम पे नहीं आना, तभी आपकी ये जो एनुअल सेविंग्स है वो अराइज हो रही है। ये एक बार का खर्चा है, सिर्फ एक बार का खर्चा है, ये याद रखिएगा, ये एक बार का खर्चा है और ये आफ्टर टैक्स खर्चा दिया हुआ है। अब अगर कोई भी वन टाइम गेन या वन टाइम बेनिफिट या वन टाइम लॉस या वन टाइम एक्सपेंस होता है तो वो आप एक ही बार अपनी वैल्यूएशन में अकाउंट फॉर करते हो, और क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब इसमें टैक्स का इम्पैक्ट जो भी होना चाहिए वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडेंडेंसी ₹120 million पेएबल इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब ये नंबर जीरो पर। और अगर आप यहाँ पर मेरी फाइनल वर्किंग देखेंगे ना तो इसमें भी रिडेंडेंसी कॉस्ट आपको 120 million नजर आ रही होगी। ये पूरी वर्किंग अभी मैं गो थ्रू करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। Some of others farming equipment is old and inefficient and will need to be replaced. The replacement program will commence immediately at a cost of ₹1,000 million। जिस टारगेट को हम खरीदने जा रहे हैं उसकी इक्विपमेंट कुछ ऐसी है जो खराब हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, और इसलिए मुझे नई इक्विपमेंट आज ही खरीदनी पड़ेगी। और ये नई इक्विपमेंट जो खरीदूंगा ये 1,000 million की आएगी। तो अगेन ये एक वन टाइम एक्सपेंस है, ठीक है ना। अच्छा, जब हम नॉन करंट एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका हमें टैक्स अलाउंस मिलता है, डेप्रिसिएशन लगती है, डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्सेबल इनकम कम होती है, टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से टैक्स कम लगता है। तो अब इसका कोई ऐसा बेनिफिट भी हो सकता है, गिवन द स्पेशलिस्ट नेचर ऑफ द इक्विपमेंट इट क्वालिफाइज फॉर 100% टैक्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब जैसे ही आपने ये एसेट खरीदा, टैक्स वाले ने बोला इसी साल आप 100% इस पर टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। यानी कि ये हजार डेप्रिसिएशन में पूरा का पूरा ले जाओ। आपका प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 है, उसमें से 1,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर 4,000 पर टैक्स पे करना। तो ये टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10%, 20% नहीं, 100% पहले ही साल में क्लेम हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसकी क्या हमने यहाँ पर चीजें नोट करी हैं, देखें। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड नॉन करंट एसेट जो है वो 1,000 million के हैं इमीडिएटली, और इस पर 100% टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन मिलेगी। इसका मतलब आज मैं 1,000 million का एक और खर्चा करूंगा,
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम से ये 1000 मिलियन मैंने लिख दिया, जो आपको आइडेंटिफाई करवा दिया। और इसकी वजह से पहले साल की जब इनकम की वर्किंग होगी तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। उसकी वर्किंग मैंने यहाँ पर करी है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे चलते हैं। In each subsequent year, rupees 100 million will be set aside for capital maintenance. This figure is net of any savings from tax depreciation. आपको 100 मिलियन हर साल नेसेसरी कैपेक्स के तौर पर चाहिए होंगे। कितने साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, फॉर एवर। अगेन यहाँ पर परपेचुइटी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, आर ओवर आई। 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको हर साल करनी होगी हमेशा के लिए। AB does not anticipate any additional cost in respect of working capital. Other has 20 million of irredeemable debt, which carries a coupon of 8% per annum. AP will continue to service this debt after the acquisition. एक और बात, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का मॉडल हमें सवाल में अप्लाई करना है। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी का जब हम मॉडल अप्लाई करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट का जितना भी एक्सपेंस होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी पे आने के लिए। यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि ये इरिडीमेबल डेट है, यानी कि इस पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो हर साल चेंज नहीं होगा, वो 20,000 का 8% ही होगा, यानी कि जो भी 1600 बनता है मेरे ख्याल में, और हमेशा होगा। अगेन यहाँ पर इस सवाल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमें जो है वो परपेचुअलिटी के हिसाब से डिस्काउंट करना है या फिर वन टाइम गेन या वन टाइम लॉस है। तो अगेन ये एक ऐसा टैक्स का अमाउंट है, टैक्स का सॉरी इंटरेस्ट का एक्सपेंस है जो हर साल चलता रहेगा, इरिडीमेबल डेट है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। ये भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नेसेसरी कैपेक्स फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स रुपीज 100 मिलियन और रुपीज 20,000 मिलियन इरिडीमेबल डेट। coupon rate 8% acquirer will serve this debt post acquisition। जनाब यहाँ तक बातें हो गई, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? Others quoted on the Pakistan Stock Exchange, the following market information has been made available. Average return on Pakistan Stock Exchange market rate of return 16% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9% है, तो 7% का रिस्क प्रीमियम होगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई हो रहा होगा। इक्विटी बीटा दिया हुआ है हमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत आसान सवाल। करंट जो कंपनी की वैल्यूएशन बनती है वो दी हुई है, टैक्स का रेट दिया हुआ है। ठीक है, पार्ट ए फ्री कैश फ्लोज के हिसाब से, बाकी चीजें आप रीड कर लें, मैं पार्ट ए पे फोकस कर उसको आपसे डिस्कस कर वाइंड अप करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये 4500 से लेकर 7300 पहले जो 5 साल हैं उसके कैश फ्लोज की मैंने वर्किंग आपको बता दी। अच्छा, दूसरी चीजें यहाँ पर मेन चार्ट में क्यों अकाउंट फॉर नहीं करी, कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन मैंने ये देखा यार बहुत सारी चीजें वन ऑफ गेन या वन ऑफ लॉस है, या एक बार पे करनी है, एक बार रिसीव करनी है, या परपेचुइटी में है, तो उनको मैंने नीचे जो है ना एक बॉक्स में आपके सामने किया हुआ। अच्छा, इसको हमने टैक्स रेट, इसमें से जो भी टैक्स का रेट था वो अप्लाई किया। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए और इनको मैंने जो है वो डिस्काउंट कर लिया। सर डिस्काउंटिंग के लिए ये डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या परसेंटेज यूज करी? जनाब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज किया। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इक्विटी बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम। यहाँ पर आपके पास 16% मार्केट रेट ऑफ रिटर्न था, 9% का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था, तो वो 7% बनता है। ये ब्रैकेट में मैंने कैलकुलेट किया, इसको मैंने इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड कर दिया है। ये सारी चीजें लिंक्ड हैं इधर से और ये आसान है, इसलिए इस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो आपके पास 15% का जो डिस्काउंट फैक्टर है वो आ रहा होगा। 15% के ही डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से आपने हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे और आपने अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लिया, तो आपके पास सारे जितने भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को माइनस नहीं किया, वो परपेचुइटी में है, नीचे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वन टाइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं किया, वो हर साल है, सॉरी वन टाइम नहीं, जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है और एक नेसेसरी कैपेक्स भी है हर साल का। तो बहुत सारी चीजें सवाल में ऐसी थी जो इसमें एडजस्ट करने से बेहतर है कि हम वन टाइम में है तो वो अलग से कर लें। अब ये क्या आ गया, ये आपके पास पहले 4 सालों की जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यूज आ गई। ये फ्री कैश फ्लोज नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें मैंने सारा जो 4 साल थे उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस नहीं किए। आप ऐसा भी कर सकते थे, इधर 1600 जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस बन रहा है वो माइनस कर वैल्यूज को डिस्काउंट करते, लेकिन फिर ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10 एंड सो ऑन के जो 1600 होते उसको डिस्काउंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इम्पॉसिबल नहीं था। आईकेप ने अपने आंसर में मेन चार्ट में ही मोस्टली सारी वर्किंग्स इन्वॉल्व कर दी है, मैंने अलग से करनी है। अच्छा, टर्मिनल वैल्यू क्या है? देखिए उसने ये कहा था कि चौथे साल 4 साल तक 700 से ग्रोथ होगी और उसके बाद 2% के हिसाब से हमेशा के लिए फॉर एवर ग्रोथ हो रही होगी, यानी कि परपेचुइटी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है।
यहाँ पर ये बात जरूरी है कि आपने मेरी डिस्काउंटिंग की वीडियोस देखी हुई हो जिसमें मैंने चीजों को डिस्काउंट करना सिखाया। तो अब हो ये रहा है कि ये डी नॉट है हमारे लिए, डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट 2% है, डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई या फ्री कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। इधर तक इधर तक इधर तक इस 2% तक, इस 2% तक क्या हुआ कि जितनी भी 2029 2030 31 32 वाली वैल्यूज थी वो 28 पर आ गई। ठीक है, जहां पर डी नॉट होता है, जहां पे फ्री कैश फ्लो 0 होता है, जहां पर इस फॉर्मूले की ऊपर वाली वैल्यू हम पुट करते हैं, फ्यूचर वाली सारी चीजें उधर आ जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर इसलिए बता रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग सारी चीजें आती हैं। अब जब ये यहां पर आ गया तो मुझे तो इसको यहाँ 2023 पर लेकर आना है, यानी कि 5 साल पीछे लेकर आना है। 1 2 3 4 5। तो उसके लिए मैंने इसको दोबारा से 1 प्लस 15% जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है पावर 5 से डिवाइड किया। तो ये सारी चीजें यहां पर डिस्काउंट हो गई। अच्छा, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑफिस, ये आपके पास आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, सवाल में एज इट इज लिखा हुआ था कि 2400 रुपए का आप अभी अभी ऑफिस बेचोगे इमीडिएटली और उस पर फायदा होगा। सेविंग्स ऑफ स्टाफ कॉस्ट, अब ये क्या है सर? देखिए, जब आपने रिडेंडेंसी करी ना, तो रिडेंडेंसी की वजह से लिखा हुआ था कि आपके स्टाफ कॉस्ट में 75 मिलियन की सेविंग्स होंगी, लेकिन ये प्री टैक्स है। अब जब आपके एक्सपेंसेस 75 से कम होते हैं तो आपका प्रॉफिट 75 से नहीं बढ़ता, इसलिए क्योंकि एक्सपेंसेस जब कम होंगे तो टैक्स एक्सपेंस भी तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 75 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस टैक्स रेट से नेट ऑफ टैक्स करने के लिए, इस बात के लिए कि अगर टैक्स की सेविंग 75 से कम हुई तो थोड़ा सा टैक्स भी बढ़ जाएगा, तो हमें फायदा टोटल 75 का नहीं होगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 75 का एक फायदा होगा, लेकिन 75 का 29% टैक्स का एक्सपेंस 21.75 से बढ़ जाएगा, तो नेट फायदा जो सालाना होगा वो 53.25 होगा। अच्छा, ये 1 साल का फायदा आ गया ऊपर। सर नीचे क्या किया है? नीचे मैंने डिस्काउंटिंग की परसेंटेज से डिवाइड किया है। ऐसा क्यों किया है? इसलिए क्योंकि ये परपेचुअल बेनिफिट है। परपेचुअल बेनिफिट वो होता है जो फॉर एवर हमेशा के लिए मुझे मिलता जाएगा। सर इसमें क्या कोई ग्रोथ रेट नहीं है? नहीं, इसमें कोई ग्रोथ रेट नहीं है। सवाल बहुत क्लियर था कि 75 मिलियन की सेविंग्स होंगी स्टाफ की कॉस्ट में हर साल हमेशा के लिए। तो इसीलिए ऊपर नेट ऑफ टैक्स अमाउंट लिया और उसको मैंने आर ओवर आई वाले फॉर्मूले के हिसाब से आई से डिवाइड कर दिया। अब आ जाती है रिडेंडेंसी की कॉस्ट, ये नेट ऑफ टैक्स आपको 120 मिलियन दी भी थी। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, ये भी हमने डिस्कस किया, 1000 की इन्वेस्टमेंट आपने करनी थी कुछ नए एसेट्स खरीदने के लिए, नॉन करंट एसेट्स खरीदने के लिए। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ था कि ये जो 1000 के आप एसेट्स खरीदोगे, इसको आप 100% एज अ टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन पहले साल में लेकर जा सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि ये 1000 जब एक्सपेंसेस में आएगा तो 1000 का 29%, यानी कि 290 से मेरा टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा। जब 1000 से एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो 290 से टैक्स एक्सपेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो उसका इंपैक्ट यहां पर हमने लिया 1000 का 29%। सर फिर इसको आपने 1 प्लस डिस्काउंट रेट से 1 प्लस 15% से डिवाइड क्यों किया? इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा 1000 की, तो मुझे टैक्स आज तो नहीं भरना। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को आपने, मिसाल के तौर पर 1 जनवरी आपका, फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को आपने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करी। अब आप पूरा साल बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे, 31 दिसंबर वाले दिन टैक्स भरोगे जब साल खत्म होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका बेनिफिट मुझे 1000 का 29% थोड़ी मिलेगा। मुझे तो बेनिफिट 1000 का 29% तो 290 होता है। 290 का बेनिफिट तो तब मिलता जब मुझे वो इमीडिएटली क्लेमेबल होता। मैं तो टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ ईयर एंड पर, यानी कि साल के एंड में मैं अपने टैक्सेबल एक्सपेंसेस को मैं इसको चार्ज करूंगा। तो मुझे 1 साल बाद बेनिफिट मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए वो थोड़ी सी कम होगी, हमें 1 साल की डिस्काउंटिंग करनी होगी जो कि 252 बनता है। फिर आपके पास एनुअल कैपेक्स था। सवाल में लिखा हुआ था कि आपको हर साल 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए करनी होगी, हमेशा के लिए, परपेचुइटी। आर ओवर आई फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आपने उसको आई से डिवाइड कर दिया। ये आपके पास सारी वैल्यूज जो है उसका सम आ गया। अच्छा, आईकेएफ ने थोड़ा डिफरेंटली आंसर कैलकुलेट किया है, उसने चार्ट में ही सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करी हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जब इन सबको ऐड कर दिया, तो एक मसला आया। वो मसला ये आया कि देखें, अभी मैंने टैक्स के एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या फर्म मॉडल यूज नहीं कर रहा, मैं फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल यूज कर रहा हूं। तो जितना भी
टैक्स का एक्सपेंस है वो माइनस होगा, उसके वजह से अराइज होने वाली, सॉरी, जितना भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो माइनस होगा, उसकी वजह से अराइज होने वाली जितनी भी टैक्स की सेविंग्स है वो ऐड होंगी। ये फ्री कैश फ्लो इक्विटी में हम करते हैं। फ्री कैश फ्लो इक्विटी वो फ्री कैश फ्लोज होते हैं जो आफ्टर दी ट्रांजेक्शन विद डेट होल्डर्स होते हैं। डेट होल्डर को इंटरेस्ट देना है, माइनस होगा। डेट होल्डर को कोई रीपेमेंट करी है लोन की, माइनस होगी। कोई नया लोन लिया है, ऐड होगा। ये सारी चीजें एडजस्ट करते थे। इस सवाल में मैंने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट इसलिए कर दी क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट सेम है और कोई रीपेमेंट नहीं है, इरीडीमेबल डेट है। तो 20,000 का 8% लिया, इंटरेस्ट बना। इंटरेस्ट को मैंने नेट ऑफ टैक्स करने के लिए 1 - 29% से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर एक लाइन में लिखो 20,000 का 8%, और फिर नीचे आप उसकी टैक्स की जो सेविंग्स है उसको नीचे अलग लाइन आइटम में लिख लो, एक ही बात है। लेकिन मैंने एक ही साथ नेट ऑफ कर दिया। कुछ बच्चे इसको दो हिस्सों में करते हैं, ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग लिखते हैं, नीचे टैक्स की सेविंग्स अलग लिखते हैं। मैंने यहीं पर इसको 1 - 29% से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों चीजें यहीं पर हो गई, और उसको फिर मैंने डिवाइड कर दिया डिस्काउंटिंग की परसेंटेज से। सर ऐसा क्यों? अगेन ये परपेचुइटी में चलता रहेगा, इरिडीमेबल डेट है, इंटरेस्ट के एक्सपेंस की कॉस्ट किसी भी साल चेंज नहीं हो रही है, हर साल सेम रहेगी। तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि परपेचुइटी में है तो आर ओवर आई वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसको डिवाइड किया। और फिर ये फाइनली हमारे पास फ्री कैश फ्लोज आ गए, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी आ गए। जब हमारे पास फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी की वैल्यू आ गई, अब हम अगर अपने सवाल पर जाते हैं ना, तो सवाल क्या मेनली था? यूजिंग द फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन, determine the maximum percentage premium that AP should pay other shareholders to acquire 100% of the business, assume that acquisition will take place in June 2023। आपको ये बताना था कि आप कितना मैक्सिमम प्रीमियम पे करोगे। अगेन मैक्सिमम कंसिडरेशन, मैक्सिमम प्रीमियम पर मैंने सेपरेट वीडियो लेसन्स बनाए। मैक्सिमम प्रीमियम वो प्रीमियम होता है जिसमें आपकी अपनी कंपनी कोई भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट का हिस्सा नहीं लेती, बल्कि आप सारे सिनर्जिस्टिक बेनिफिट जो है टारगेट कंपनी को पे कर देते हो। अभी टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, इसका मतलब सिनर्जी जो अराइज हो रही है वो 27,448 माइनस 25,000 है, यानी कि 2,448 है। अब अगर मैं टारगेट कंपनी को खरीदता हूं उसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन या करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर, मिसाल के तौर पर 27,448 पर, तो मेरे हिसाब से बिजनेस के फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के हिसाब से इसकी जितनी हैसियत होनी चाहिए, मैं सारा का सारा उसमें उसको पे कर रहा हूं, यानी कि मैं मैक्सिमम प्रीमियम पे कर रहा हूं। मैक्सिमम प्रीमियम और मैक्सिमम कंसिडरेशन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक सेपरेट 15-20 मिनट का लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। तो हम कितना पे करेंगे? हम ये पे करेंगे 27,448 अगर हम मैक्सिमम कंसिडरेशन या मैक्सिमम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अच्छा जी, अब सारा थोड़ा सा इसकी थ्योरी को भी देखेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एपीज बोर्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग आधा शेयर प्राइस आर वैलिड एंड हाउ दिस माइट इंपैक्ट द नेगोशिएशन टू एक्वायर आधा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एपीज बोर्ड हैज नॉट पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द पोटेंशियल एक्विजिशन एंड सो फार द डिस्कशंस विद आधा हैव बीन कॉन्फिडेंशियल। द बोर्ड इज कंसर्न्ड दैट द रिलीज ऑफ द इंफॉर्मेशन माइट इंपैक्ट द शेयर प्राइस ऑफ आधा। सर यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं? एक टॉपिक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का टॉपिक जो है उसमें भी एक सेपरेट वीडियो है। उसमें हमें 3 तरह की मार्केट्स पढ़ाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट, वीक फॉर्म मार्केट, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। तो शेयर प्राइसेस कैसे एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, सेमी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में आती है, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो, चाहे वो दो कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में हो, शेयर प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो जाती हैं, पॉपअप हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, और उसका इंपैक्ट शेयर की प्राइसेस में इनबिल्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो, तो जब तक वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती तब तक उसकी शेयर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती हैं। सर इसके लिए हमें क्या करना होगा? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का लेक्चर जरूर देखना होगा। उससे आपको यह आइडिया होगा कि यहाँ के इस स्पेसिफिक सवाल के आंसर को कैसे लिखना है। अच्छा, तीसरा जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा आपका हेजिंग और रिस्क वाले एरिया से रेलेवेंट है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करता। पार्ट ए और पार्ट बी के आईकेप के आंसर को डिस्कस कर लेता हूँ। आईकेप ने जब अपना आंसर लिखा है तो आईकेप ने थोड़ी सी मेरे ख्याल में मुश्किल वर्किंग करी है। आप इतनी मुश्किल वर्किंग ना करें। उसने यहीं पर 2 बार टर्मिनल वैल्यूज ली हैं, उसने यहीं पर कैपेक्स भी एडजस्ट किया है, यहीं पर उसने एनुअल टैक्स सेविंग्स को भी एडजस्ट किया है। एक चीज जिससे इख्तलाफ है मुझे,
आईकेप ने जो टैक्स सेविंग्स है ना वो 290 की ईयर जीरो पे ले ली है। अरे भाई टैक्स रिटर्न साल के एंड में भरते हो। तो अब ये छोटी सी एक जो इंटरप्रिटेशन का फर्क है, इस पे इतनी पेनल्टी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप मेरा 290 और आईकेप का, मेरा 252 और आईकेप का 290 कंपेयर करिएगा। मैंने बेनिफिट ईयर वन पर लिया है इस असम्पशन के साथ, साल खत्म होगा तो टैक्स रिटर्न भरूंगा, तब मैं टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। बहरहाल बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी, आंसर में थोड़ा छोटा मोटा फर्क होगा, वो इसी की वजह से होगा। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें सवाल का आंसर क्या है पार्ट बी का। अगेन पार्ट बी के लिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की वीडियो जरूर देखिएगा। लिखा हुआ है एफिशिएंट स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। मोस्ट मार्केट्स इन द रियल वाला कंसिडर्ड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा तीन चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग, वीक फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में शेयर की प्राइसेस तब चेंज होंगी जब इंफॉर्मेशन लोगों को पब्लिकली अनाउंस करी जाएगी, रादर देन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच हो। और यही वो मौका होता है जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास इंफॉर्मेशन है, पब्लिक के पास नहीं है। डायरेक्टर्स को पता है हम एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं, हमें XYZ का बेनिफिट होगा 4 दिन बाद, पब्लिक को मैं 4 दिन बाद बताऊंगा, तो शेयर प्राइसेस 4 दिन बाद इंक्रीज होंगे। आज खरीद लो, 4 दिन बाद बेच देना। ठीक है जी, इसके लिए लेकिन सेपरेट वीडियो जरूर देखें। दिस मीन्स द मार्केट इनकॉर्पोरेट्स द इम्प्लीकेशंस ऑफ एनी पब्लिश इन्फॉर्मेशन इनटू द करंट मार्केट वैल्यू। इस पे मेरा एक हैंडआउट भी है, वो भी पढ़िएगा। और यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि जो मार्केट को इन्फॉर्मेशन बताई जाती है शेयर प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जनरली यही मार्केट कॉमन होती है। To date, the discussions have been confidential, and so the shareholders are not aware of the planned acquisition. As such, this information is not reflected in the current market capitalization of 25,000, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट होती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक को नहीं बताई, और ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। तो हम एज्यूम करें कि कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 25,000 की है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, यानी कि शेयर प्राइसेस है वो इंक्रीज नहीं हुई है विद द इम्पैक्ट कि ये कंपनी महंगे दामों बिकेगी। अगर लोगों को पता होता तो आज ही इसके शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। Once the information is made public and if the market is confident that the projections are realistic, the discounted higher cash flows will be incorporated into the current market value. The company's value could increase to 27479, जो यहाँ वाली value है, in line with AP's valuation. If this is the case, the board will offer a lower zero premium as appropriate, or zero premium as appropriate, because the 2479 premium would already be reflected in the company's higher market capitalization. देखिए अगर शेयर प्राइसेस में ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है तो शेयर की प्राइसेस डील से पहले ही इंक्रीज हो जाएगी, और फिर कंपनी जो है वो इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं देगी। अच्छा सर, अभी 10% प्रीमियम कैसे आया? परसेंटेज की टर्म्स में जो प्रीमियम की वैल्यू है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। सो मकसद ये था इस वीडियो का कि मैं इमीडिएटली तेजी से इस सवाल के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको गो थ्रू करवाऊं, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो। इस वीडियो को अच्छे से देखें, जरूर देखें, 2 बार 3 बार देखें। इस स्प्रेडशीट की जरूरत हो तो पोर्टल पर इस वीडियो के नीचे ही स्प्रेडशीट अवेलेबल भी होगी, उसको इस्तेमाल करें, अपने इस क्वेश्चन को गो थ्रू करें, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।